हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, ओके, क्लर्क है, ड्राइवर है और फायरमैन है, उस पर जो एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, उस पर आधारित हम क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए कितना जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं, सर स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, फायरमैन का क्या सिलेबस एक है? तो हाँ, देखिए सिलेबस एक है, इस पे सेपरेट वीडियो है। आप लोग क्या है कमेंट, मतलब कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है एग्जाम डेट कब आएगा कब आएगा। देखिए एग्जाम डेट भी आपको पता है ना, मार्च में एग्जाम ले जाएंगे, क्योंकि ये पीएससी नहीं है, मतलब पीएससी मतलब समझे ना, स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है। ओके, तो एग्जाम इसका टाइमली ले लेता है, फरवरी लास्ट या मार्च में, आपका मार्च में एग्जाम ले लेगा। ओके, और सबका जो सिलेबस है ना, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन, सबका सिलेबस एक ही है। ओके, तो देखिए जो प्रीवियस ईयर आधारित क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन मतलब जिस रूप में आए, क्वेश्चन ऐसा नहीं आए तो कुछ किसी रूप में भी आ सकता है ना। और देखिए जितना भी क्वेश्चन बताएंगे, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। यदि आप लोग और एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, देखिए ये जो डीआरडीओ का एग्जाम है, एसएससी के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जीके जीएस वहाँ भी पढ़े हैं आप, है ना, जनरल अवेयरनेस, मैथ रीजनिंग वहाँ भी पढ़े हैं, एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग भी पढ़े हैं, और इंग्लिश भी, मतलब जनरल इंग्लिश भी पढ़े हैं एसएससी में। ओके, और उसका भी सिलेबस यही है। ओके, तो उसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए इतना समझा दिए। उसके बाद देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 20 है। ओके, तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, और 1 से 19 तक डाला हुआ है, ये 20 वाली है। ओके, सीरीज है। और इसी तरह जब तक एग्जाम है तब तक हम पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ हमको मेहनत करने से हुआ नहीं, आपको भी मेहनत करना होगा। तो मेहनत कैसे कीजिएगा? देखिए मेहनत करने के लिए आपको लगातार वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या करिए, दोस्तों के बीच क्लास को शेयर कीजिए। ओके, यदि फ्रेंड्स को पता नहीं होगा, कितना आपके दोस्त को पता नहीं होगा तो क्लास कहाँ चल रही है, तो उनको बताइए क्लास स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे चल रहा है, आप वहाँ पे अटेंड कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसे? 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना महत्वपूर्ण जो पर्सन है, जीके जीएस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यदि आप ई बुक लेना चाहते हैं, कितना स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए। देखिए स्टूडेंट हिंदी भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, क्या है जी, ई बुक में आपको यदि दिक्कत होता है तो ई बुक ले लीजिए। ओके, ई बुक इंग्लिश मीडियम से ले लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, यही नंबर है, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिएगा, 7564864459। यदि आप ई बुक नहीं लीजिएगा कोई बात नहीं है, तो कम से कम नंबर सेव कर लीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, और क्या करना है कि कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, और देखिए पूरा डिस्कशन के साथ पढ़ाया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना तो देखिएगा आप खुश हो जाइएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा लास्ट तक। ओके, देखिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से हमारा कान किन आवृत्तियों को नहीं सुन सकता है? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, समझते हैं ना। तो देखिए कितना तक नहीं सुन सकता है, तो देखिए 25,000 हर्ट्ज तक नहीं सुन सकता हमारे कान। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक तो आप जानते हैं ना, एच जेड से हर्ज होता है, HERTZ होता है। ओके, और HZ से इसको क्या किया जाता है, मतलब सिंबल है इसका, किसका, जो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक है। ओके, इतना समझ गए ना। तो चलिए तो इसके बारे में और देख लेते हैं, थोड़ा सा विशेष जानकारी ले लेते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आपको देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, देख लीजिए। हमारा कान जो है, मतलब जो ह्यूमन मतलब ईयर है, वो क्या होगा, देखिए 25,000 हर्ज आवृत्तियों को नहीं सुन सकता है। ओके, तो कितना सुन सकता है? देखिए जो रेंज होती है, जो ऑडिबल वेव होती है, जिसका रेंज होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होते के बीच आवृत्ति वाले तरंगों को ऑडिबल वेव कहा जाता है। इतना समझ गए ना। तो चलिए उसके बाद देखिए 20 हर्ज से नीचे की आवृत्ति वाले जो ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। किसको? लेस देन 20 हर्ज क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। ओके, और देखिए 20 हर्ज से
20,000 हर्ज बीच रहेगा ना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑडिबल वेव कहा जाता है। मतलब जो मतलब श्रव्य तरंग, जिसे हमारी जो कान है उसको क्या करते हैं, सुन सकते हैं। तो इतना समझ गए हैं। और यदि ग्रेटर देन, देखिए क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कीजिए, ग्रेटर देन 20,000 होगा, 20,000 यदि हर्ज होगा तो क्या होगा, उसको प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। देखिए अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब ज्यादा होता है, जानते हैं ना, मतलब सीमा से ज्यादा हो, तो क्या है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो तो अल्ट्रासोनिक वेव मतलब प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 20,000 से मतलब टू 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज तक हमारा कान सुनने के लिए उपयुक्त होता है। कितना, तो ये रेंज आप याद रखिएगा, एग्जाम में मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपको आता है क्वेश्चन कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से इस तरह सॉल्व करके जाइए तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पे कितना हो जाता है, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ओके, तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए मानव कान 20 हर्ज से कम या 20,000 मतलब हर्ज से अधिक नहीं सुन सकते हैं। ओके, तो रेंज कितना बीच में होना चाहिए, तो 20 हर्ज से कितना हो जाएगा, 20,000 हर्ज है। ओके, इतना समझ गए ना। चलिए, तो आप कहिए सर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज और बता दीजिए। तो देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज देख लीजिए, यदि आपसे पूछेगा हवा में ध्वनि की चाल, देखिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्जाम में, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, देखिए 360 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 360 मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, उसके बाद देखिए यदि ह्यूमन ईयर है, मतलब मानव कान है, जो आइडियल जो ऑडिबल रेंज है, मतलब कि क्या आदर्श श्रव्य जो आप सुन सकते हैं उसका सीमा है कितना है, देखिए 120 से 130 क्या डेसिबल, याद रखिएगा ये VVI है, 120 से 130 डेसिबल। मानव कान के लिए जो आदर्श श्रव्य सीमा है 120 से 130 डेसिबल होता है। ओके, इतना समझ गए ना, तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जो ध्वनि को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको ऑडियोमीटर कहा जाता है। ओके, ऑडियोमीटर कहा जाता है। तो इतना फ्रेंड्स क्या है कि इतना विशेष जानकारी आपको बता दिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि का नाम क्या है, क्या नाम कहते हैं, अपकेंद्रन विधि कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अपकेंद्रन विधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बोलिए सर अपकेंद्रन क्या होता है, देखिए आप बचपन में देखे होंगे, बचपन में देखे होते हैं ना, मतलब जो दूध से क्रीम को निकाल लिया जाता है तो क्या होता है, अपकेंद्रन, उस अपकेंद्रन विधि के द्वारा दूध से क्रीम को निकाल लिया जाता है। आप लोग बचपन में देखे होंगे। ओके, अपकेंद्रन क्या होता है, देखिए जब किसी विलयन को, मतलब कोई भी विलयन है जैसे दूध ही है, तो उसको तेजी से घुमाया जाता है, क्या तेजी से घुमाया जाता है, तो जो विषमांगी मिश्रण होता है वो भारी कण जो होता है नीचे बैठ जाता है, और हल्के कण जो होता है जैसे जिसको क्रीम भी बोलते हैं वो ऊपर तैरने लगता है, और क्रीम को हम दूध से निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए ना। तो अब तो देखिए देखिए दूध से क्रीम को निकालने की विधि को अपकेंद्रन विधि कहा जाता है, ये VVI है। ओके, क्वेश्चन आता है दूध से क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो उसके बाद देखिए कपड़ा सुखाने की जो मशीन भी है अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो कौन कौन, दूध से क्रीम निकालना या कपड़ा को सुखाने की जो विधि है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर ही क्या करती है, काम करती है। इतना समझ ना, कार्य करती है। ओके, उसके बाद देखिए दाब बढ़ने मतलब प्रेशर यदि इंक्रीज करेगा तो किसी तत्व एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, उसे उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रसरण दाब विधि कहा जाता है। तो यदि प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो एक तत्व एक जगह से दूसरे जगह मतलब क्या करता है, मतलब गति करता है और वहां पे पहुंच जाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रासरण दाब विधि कहा जाता है। समझ गए ना फ्रेंड्स, देखिए प्रासरण दाब विधि कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते होंगे। हाँ, तो देखिए किसी भी वस्तु के द्वारा केंद्र मानकर जब बल लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र बल कहा जाता है। ओके, इतना समझ गए ना। तो चलिए 32 का ऑप्शन नंबर आपको बता देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये VVI है, ये आप नोट कर लीजिएगा।
ओके, 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालने की विधि का क्या नाम है? उसे अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से क्रीम निकाला जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, देखिए एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है आपको कितना बार बता दिए हैं। तो उसको एडहेशन फोर्स, मतलब एडहेशन फोर्स मतलब समझते हैं, एडहेशन फोर्स मतलब आसंजक बल कहा जाता है। देखिए एडहेशन, ओके, एडहेशन फोर्स, और ससंजक बल को क्या कहता है? कोहेशन फोर्स कहते हैं। देखिए कोहेशन फोर्स कहते हैं, तो आप समझ गए ना। कोहेशन फोर्स में होता है क्या? एक ही पदार्थ के समान अणु होता है, और आसंजक बल में क्या होता है? एक ही पदार्थ के मतलब विभिन्न अणु होता है। इतना समझ गए ना। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है उसे एडहेसिव फोर्स कहा जाता है। क्या? एडहेसिव फोर्स मतलब आसंजक बल कहा जाता है। ओके, समझ गए। उसके बाद देखिए आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से क्या होती है? चिपक जाती है। ओके, गैसों में जो कोहेसिव फोर्स होता है मतलब ससंजक बल होता है वो नगण्य मतलब बहुत ही कम होता है। ओके, उसके बाद देखिए दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं, और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। इतना तो समझ गए। ओके, तो चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर आपको क्या बताएं? ऑप्शन नंबर ए बताएं। तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा, विभिन्न अणुओं में पूछा है तो आसंजक बल होता है। ओके, तो देखिए आप लोग मतलब वीडियो तो चलिए ठीक है, अच्छा तरह आप लोग देखते हैं, इतना जितना स्टूडेंट मतलब जुड़े हुए हैं वो मतलब क्या है, वीडियो को देखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं कि सर आपको पढ़ाने का तरीका कैसा है, मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज बताइए या इस तरह पढ़ाइए। तो थोड़ा सा कमेंट में भी आप लिखा कीजिए तो और सुधार किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम कितना बार आपको बता दिए हैं, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सुनिए, विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले स्थापित कौन हुआ था? देखिए आप जानते हैं ना, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है? बिहार शरीफ, आप जानते हैं पटना से थोड़ा दूर पे है, तो बिहार शरीफ बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। तो ओके, तो विश्व का सबसे जो विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आपको बारे में इतना बताए हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? बताइए किसने किया? तो देखिए कुमार गुप्त ने किया। कुमार गुप्त ने 436 एडी में किया। कब? 436 एडी में किया। ओके, ईसा पूर्व एडी में किया। इतना समझ गए ना। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय से ह्वेनसांग ने भी बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था। किससे? ह्वेनसांग ने भी बौद्ध धर्म का शिक्षा लिया था। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया था ना आपको, जो बख्तियार खिलजी जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था और बख्तियार खिलजी भी दास था। किसका? मोहम्मद गोरी का। तो उसने मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। क्यों तहस नहस कर दिया? देखिए उसको पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे धन है, उसके बाद पैसा है, तो इसीलिए वहाँ पे मतलब हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मतलब मौत के घाट उतार दिया। तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो भाग के चीन चले गए, नेपाल चले गए, ओके आप समझ गए ना, जापान चले गए, और इंडिया में थोड़ा सा बौद्ध धर्म कम हो गए। इतना समझ जाते हैं ना। इतना तो जब हम आपको इंडियन मतलब एशियंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे। अभी हम मेडिएवल हिस्ट्री का भी मतलब क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। यदि आपको लगे से नहीं हमको मतलब मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब क्या मध्यकालीन भारत पढ़ना है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो आप वहाँ जाकर वीडियो को देखिए। इतना अच्छा पढ़ाएं कि आप एक बार देखिएगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। आपको बताया थे ना, बख्तियार खिलजी ने किया था। ओके, उसके बाद देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1096 ईस्वी में हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1636 ईस्वी में हुआ था, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का स्थापना 1885 में हुआ था। तो 1885 आपको याद है? देखिए 1885 28 दिसंबर 1885 याद है। आईएनसी मतलब समझ गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था कब? 18 मतलब 28 दिसंबर 1845 ईस्वी को एओ ह्यूम द्वारा। और आप बताइए, अभी कमेंट में लिख दीजिएगा। देखिए करंट अफेयर हम एग्जाम से पहले लाएंगे, एग्जाम डेट आएगा उसके बाद हम करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। ओके, देखिए अभी वर्तमान में आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं?
कमेंट में लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो है VBI है। ओके, तो चलिए 34 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। रक्तदाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बताइए किसके द्वारा मापा जाता है रक्तदाब को, बताइए। तो स्फिग्नोमोनोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ये आप लोग तो पढ़े होंगे। देखिए मनुष्य का जो रक्तदाब होता है कितना होता है, 120/80 mm मतलब HG होता है। ये भी आइए एग्जाम में आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। जो मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसमें से आपको ऑप्शन A B C D में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। जिसमें 120/80 mm HG होगा तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप टिक लगा दीजिएगा, वहाँ टिक नहीं लगाना है, वहाँ पे आपको CBT एग्जाम ही लिए जाते हैं। ओके, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है आंसर, सही आंसर। उसके बाद देखिए रक्तदाब 120 mm HG को सिस्टोलिक और रक्तदाब जो 80 mm HG को डायस्टोलिक कहते हैं। ओके, याद रख लीजिए। वायु दाब मापने के काम में कौन आता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायु दाब का मापन करते हैं। ओके, हाइग्रोमीटर से हम क्या, ह्यूमिडिटी मापते हैं, मतलब आर्द्रता मापते हैं। क्या, वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होगा, जिसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ओके, उसके बाद देखिए हाइड्रोमीटर से द्रवों का जो आपेक्षिक घनत्व है, ओके, आपेक्षिक घनत्व भी ज्ञात किया जाता है। किससे, हाइड्रोमीटर से। तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एक है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर मतलब ह्यूमिडिटी, और हाइड्रोमीटर मतलब होता है मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी, मतलब आपेक्षिक घनत्व। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, कितना स्टूडेंट आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो कितना कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी? देखिए फांसी की सजा सुनाई गई थी और दी गई थी, दोनों में अंतर है। तो फांसी की सजा कब सुनाई गई थी बताइए? 14 मतलब कब, 14 फरवरी को। हाँ, 14 फरवरी को मतलब सुनाए गए थे। ओके, और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है भगत सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च को दी गई थी फांसी, और सजा कब सुनाई गई, तो 14 फरवरी को सजा सुनाई गई। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। ओके, देखिए भगत सिंह को 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीन व्यक्ति थे। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों की फांसी मतलब 23 मार्च 1931 को दिया गया था? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऑप्शन में दिया रहेगा, एक अन्य नाम दिया रहेगा जिनको नहीं दिया गया था, तो वो आपको आंसर ऐसे चूज करना पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को, कब, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। और 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। देखिए लाहौर षड्यंत्र केस में 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ओके, और देखिए जो उस समय आपसे यदि पूछ देगा तो उस समय वायसराय कौन था भारत के, तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड इरविन था। कौन, देखिए लॉर्ड इरविन था। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे। तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। ओके, इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों पर डीएसपी जो सैंडर्स था, सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसके हत्या के आरोप में फांसी दिया गया था, तो सैंडर्स की हत्या के मतलब किसके आरोप में फांसी दिया गया था। ओके, तो 36 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर देखिए आपको किस तरह पढ़ाएंगे, आपको इसी तरह क्या करना है, याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 से मतलब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। ओके, देखिए भारत ने कहा महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम VVI क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। भारत ने कहा महात्मा गांधी, ओके, राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया? तो कहाँ पे, नाइजर में किया। कहाँ पे, नाइजर में किया। तो आप बोलिए सर नाइजर कहाँ पे है? देखिए अफ्रीकी देश है। कौन सा, अफ्रीकी देश है। ओके,
अफ्रीकी देश है कौन, नाइजर। तो बोले सर नाइजर का थोड़ा कैपिटल भी बता दीजिए, तो कैपिटल देख लीजिए नियामी। ओके, नाइजर का कैपिटल कहाँ है, तो नियामी है। ओके, तो आप पूछिएगा सर थोड़ा इसके बारे में बताइए, मतलब क्यों स्थापित किया गया नाइजर में। देखिए आप भारत का भी विदेश मंत्री आप जानते हैं ना, एस जयशंकर। कौन है, एस जयशंकर। तो जब एस जयशंकर नाइजर यात्रा पे थे, तो वहीं पे नाइजर में ही, अफ्रीकी देश नाइजर में ही मतलब महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की है, जिसमें महात्मा गांधी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए, किसके, महात्मा गांधी की जो स्मृति है उनको याद किया, मतलब देश की स्वतंत्रता में किस तरह निभाए भूमिका उनका, तो उनको सम्मानित करने के लिए भारत द्वारा क्या नाइजर में पहला सम्मेलन केंद्र स्थापित किया गया। ओके, और विदेश मंत्री कौन थे, तो एस जयशंकर थे। कौन थे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। इतना समझ गए ना, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, खेल से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिए करंट अफेयर में। और आपको एक बार और बता दें, देखिए 20 से 30% जो क्वेश्चन होता है ना, आपको करंट अफेयर से पूछे ही जाते हैं, याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, करंट अफेयर बहुत बहुमूल्य है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन पीछे भी बताए हैं, पीछे के टेस्ट सीरीज में। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए कितने स्वर्ण पदक बोला है, तो टोटल 61 पदक जीता है। देखिए टोटल 61 पदक जीता। ओके, तो उसमें से स्वर्ण पदक कितना जीता, तो 22, मतलब ऑप्शन सी 61 मेडल जीता, तो 61 में 22 गोल्ड जीता। ओके फ्रेंड्स, 16 सिल्वर जीता और 23 ब्रोंज जीता। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे जाएंगे, भारत ने कुल कितने पदक जीता, मतलब राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीता। तो आपसे क्या आप 61 याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता, नहीं नहीं। देखिए इसलिए बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं, जो क्रेजी गुरु, जो स्टडी विद क्रेजी गुरु जो है ना यूट्यूब चैनल, उस पर आपको क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे, याद रखिएगा। तो ये आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा जब पेपर में आएगा ना, तब देखिएगा आप याद आपको आ जाएगा। तो टोटल 61 मेडल जीतता है, उसमें से 22 गोल्ड जीतता है, 16 सिल्वर जीतता है और 23 ब्रोंज जीतता है, याद रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, और हॉकी टीम जो है ना सिल्वर जीता था, कौन, सिल्वर मेडल जीता है, कौन, हॉकी टीम। ओके, और भारत का स्थान इसमें 4th स्थान है। तब पूछेगा सर पहला स्थान किसका है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, जिसने 178, देखिए 178, मतलब 178 पदक जीता, याद रखिएगा। इतना समझ गए ना, तो ये नोट कर लीजिए, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज, मतलब 61 पदक जीता। भारत का स्थान 4th था, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, और मतलब ऑस्ट्रेलिया का है पहला स्थान 178 पदक के साथ। ओके, तो बोलिए सर थोड़ा सा और बता दीजिए कहाँ पे आयोजन हुआ था, ये भी पूछेगा। देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम, देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था। कब से कब तक, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक, ये नोट कर लीजिए, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक। ओके फ्रेंड्स, चलिए इतना बता दिए, तो मतलब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आपसे पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 हुआ था, उसमें उसका शुभंकर क्या था, शुभंकर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बर्मिंघम का है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड का एक बहुरंगी बैल है। ओके, तो उसका नाम क्या है, देखिए पेरी, है ना, पेरी बर, याद रखिएगा फ्रेंड। देखिए पेरी बर, तो पेरी बर शुभंकर का नाम था, क्या, पेरी बर, जो कि एक इंग्लैंड का क्या है, एक बहुरंगी बैल है। तो इतना समझ गए ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। देखिए क्वेश्चन इस तरह पढ़े जाते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने 740 मतलब 740 बिलियन, किस देश ने 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया। तो किसने, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए। ओके फ्रेंड्स, यूएसए। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो बोलिएगा सर ठीक है, ये तो ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का ये पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। जिस तरह आपको बताया था ना, भारत के जो राष्ट्रपति अभी बने हैं कौन से नंबर के बने हैं, और उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ बने हैं वो कौन से नंबर के बने हैं, तो उसी तरह एग्जाम में आपसे पूछेगा जो वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है,
जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और किस नंबर की है? तो 46 नंबर के। कौन सा? देखिए 46 नंबर के क्या है? प्रेसिडेंट हैं। ओके, तो और आपसे पूछ देगा यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? कमला हैरिस है। और वो कौन सी नंबर के है? तो 49 नंबर का है। याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना VBI, ये क्वेश्चन आपसे इस तरह क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। ये नाम आपसे नहीं पूछेगा जो मतलब यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये बताइए, ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर की बनी है वो पूछा जाएगा। तो 49 नंबर की बनी है वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के, और जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो 46 नंबर के है। तो आपको ये याद रखना है, और इसका आंसर आपको बता दी ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन जो है ना एकदम VBI क्वेश्चन आपसे छपेंगे एग्जाम में। तो किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो सुएला क्या है? ब्रेवरमैन। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो बोलिए सर ये कौन है? तो देखिए मतलब ब्रिटेन के भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री है। क्या? भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। याद रखिएगा। तो पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? तो सुएला ब्रेवरमैन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना समझ गए ना? तो आपको तो फिर बता दिए, वो नंबर आपको दिया हुआ था, वो नंबर पे आपको ई बुक यदि इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं, GK GS इंग्लिश रीजनिंग और मैथ का, तो वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है कि इस तरह जिस तरह आपको पूरा डिस्कस किया जाता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप तो देख ही लेते हैं ना, तो इसमें आप वो PDF ले लीजिए। वो मिनिमम प्राइस है 70 रुपीज़ ही है। ओके, तो फिर हम आपसे अगला वीडियो में मिलते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।